दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किए थे। आज वीडियो नंबर 5 है। हम लोग आज देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आगे देखने से पहले थोड़ा सा एक और चीज़ जान लें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक हमारे पास होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही जान लेते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये तीन तरह का होता है। एक हमारे पास होता है न्यूट्रलाइजेशन, इसको हम लोग एसिड बेस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारे पास होता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, और तीसरा जो हम लोग लेते हैं वो होता है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस। मेनली यही तीन तरह के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। इसको हम लोग डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि ये होता है अ केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction in which a respectively more reactive element displaces the less reactive element from its compound। एक बात यहाँ ध्यान रखने की है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक रेस्पेक्टिवली मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। कहाँ से? फ्रॉम इट्स कंपाउंड से। जब हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे होते हैं इस एलिमेंट वर्ड के लिए, एलिमेंट वर्ड के लिए, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों केस में होता है। कौन? बोथ इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये दोनों के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज है। ये रिएक्टिविटी सीरीज हमने लिख रखा है मेटल का, नॉन मेटल का भी रिएक्टिविटी सीरीज होता है। चलिए इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे। हम लोग देख लेते हैं जरा अब नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। तो मेरे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ये मेनली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे हम लोग देखने से पहले थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज को देख लेते हैं ये क्या है। एक तरफ मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है, दूसरी तरफ नॉन मेटल का। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ लिखा पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरम, ये ऊपर से नीचे आने पर ये रिएक्टिविटी सीरीज मेरा डिक्रीज करता है। डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि हर ऊपर वाला अपने से नीचे वाला एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे कैल्शियम लेड के कंपाउंड से लेड को डिस्प्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम कॉपर के कंपाउंड से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, पोटेशियम जिंक के कंपाउंड से जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है। यहाँ तो हम लोग सिर्फ पोटेशियम से स्टार्ट किए हैं, लेकिन हमारे पास ढेर सारे मेटल हैं। अगर ये देखा जाए कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेरा मेटल कौन होता है, तो मेरी बारी आ जाएगी सीजियम के साथ। तो सीजियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। हालांकि अगर हम लोग फ्रेंसियम का चर्चा करें तो उसकी रिएक्टिविटी सीजियम से भी ज़्यादा है, लेकिन उसकी गिनती हम लोग रेडियोएक्टिव और मैन मेड मेटल में करते हैं, इसलिए उसको हम लोग डिस्प्लेस कर रखे हैं। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं
यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एलिमेंट जो ज़्यादा रिएक्टिव है, और दूसरा हम लोग ले लेंगे हमारे पास कंपाउंड है ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट का। आपको पहले भी ध्यान में आया होगा कि ये चीज प्रोडक्ट आएगा प्लस लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा। चलिए, तो यहाँ के बारे में जब हम समझ रहे हैं, हम लोग पहले भी देख चुके थे, ये जो चीज है ये मेटल और नॉन मेटल दोनों में होता है। तो चलिए हम लोग पहले तो एग्जांपल्स में सबसे पहले एग्जांपल देखें कि हमने ले लिया मेटल के नाम पर एक पोटेशियम, और दूसरा हमने इसमें से कोई भी जो पोटेशियम से नीचे है उसको ले लेते हैं। तो हमने ले लिया फेरस सल्फेट। अब हमको पता है कि फेरस की रिएक्टिविटी पोटेशियम से कम है, पोटेशियम एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। वो क्या करेगा, पोटेशियम फेरस सल्फेट से फेरस को डिस्प्लेस करेगा और मेरे पास बना देगा प्लस Fe। अब हम लोग आते हैं बैलेंस करने में। पोटेशियम का जो वैलेंसी होता है वो 1 होता है, सल्फेट की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो मेरे पास आएगा K2SO4 प्लस Fe, और यहाँ लिखेंगे हम लोग 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल हम लोग लिया फेरम Fe प्लस CuSO4, ये बना देगा FeSO4 प्लस Cu। इस जो रिएक्शन हमने जो लिखा इसको मैं थोड़ा कवर कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसका प्रैक्टिकल हम लोग पहले भी देख चुके हैं, और नीचे के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिकल का लिंक है, आप इसको देखेंगे। तो हम लोग बता दें जरा, आयरन कॉपर सल्फेट को हम लोग ब्लू विट्रियोल के नाम से जानते हैं, और ये मेरा एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। एक्वस का मतलब पानी में घुला हुआ। जब आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट में डालते हैं और धीरे धीरे उसको एजिटेट करते हैं तो ये हमारा क्या करता है, फेरस सल्फेट बनता है। ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन इसका जो कलर हो जाता है वो हमारा ग्रीन हो जाता है। ये हमारा होता है ब्लू, इसको ब्लू विट्रियोल, इसको ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। और ये जो कॉपर जो डिस्प्लेस होता है आयरन नेल्स वाले रिएक्शन में, आयरन नेल्स के ऊपर इसकी डल डिपॉजिट होती है। आपको अगर याद आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आ रही हो तो फिर आप प्रैक्टिकल इसका जो हमने बना करके भेजा है आप उसको प्रैक्टिकल को देख लेंगे। सबसे पहले एक बीकर में कुछ आयरन नेल्स हमने लेके रखा, आपको दिख रहा होगा, और हम लोग इसमें थोड़ा सा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम लोग इसमें डालते हैं। तो कॉपर सल्फेट जब सॉल्यूशन डालते हैं तो इनिशियली इसका टेम्परेचर को हम लोग वॉच करते हैं, और ये टेम्परेचर आप देख पा रहे हो, ये 23 डिग्री सेल्सियस आपको शो कर रहा है। अब हम लोग इसको निकालेंगे, थोड़ा सा इसको एजिटेट करेंगे। जैसे जैसे एजिटेट करेंगे तो कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्शन करेगा और धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अभी तो मेरे पास थोड़ा समय कम है, और आप इसको देख पा रहे होंगे कि हम इसको थोड़ा सा फिल्टर करते हैं, और ये मेरा जो है फिल्टर करने के बाद जो प्रोडक्ट सॉल्यूशन था दैट मीन्स फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट यहाँ है, ये ग्रीन कलर का मैं निकाल लिया। अब आपको देख पा रहे होंगे कि जो आयरन नेल्स जो था, ये आयरन नेल्स पर आपके कॉपर के डिपॉजिट हो गए हैं। तो ये जो डिपॉजिट है ये एक डल डिपॉजिट है। अब डल डिपॉजिट इसलिए बोला जाता है कि इसको अगर हम लोग हाथ से निकाल के इसको साफ करें तो आप देखेंगे ये वाला पोर्शन है, हमने दो नेल्स को लिया और ये आप देखें ये निकल गया इस पर। तो ये जो कॉपर का जो कवर था इसके ऊपर जो डिपॉजिट हो गए थे, फिर से आयरन नेल्स आपको दिख रहा होगा, क्लीन हो गया, और मेरे हाथ में ये कॉपर आपको दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस किया, एक मेटल दूसरे मेटल को यहाँ डिस्प्लेस किया। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हम लोग अगर देखें तो हम लोग देखें कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे नॉन मेटल में है। एलिमेंट के लिए हमने ले लिया क्लोरीन, और कंपाउंड ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल के लिए हमने ले लिया KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड।
तो ये मेरा रिएक्शन होगा, तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी यहाँ ब्रोमीन से ज़्यादा है, हमने देखा। तो क्लोरीन क्या करेगा, इस ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा। तो पोटेशियम के साथ मेरा क्लोरीन आ जाएगा और क्या करेगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ क्लोरीन 2 है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 2 रखेंगे और ये मेरा हो जाएगा 2 kBr, यहाँ आएगा ब्रोमीन। तो आपने क्या देखा कि नॉन मेटल भी डिस्प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करता है। इस तरीके से क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया। तो आगे के वीडियोस में हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और प्रैक्टिकल जरूर देखें।